इस बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने यह दावा किया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान में एक के बाद एक कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है और पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बन गया है, जिसे पड़ोसी देश अफगानिस्तान की सत्ता में बैठे तालिबान हौसला दे रहे हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने आरोप लगाया कि तालिबान के इशारों पर ही पाकिस्तान को दहलाने की साजिश रची गई और अफगान तालिबान की वजह से ही टीटीपी इतना ताकतवर बन गया, जिसके बाद उस पर काबू पाने में पाकिस्तान का पसीना छूट गया। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने दावा किया कि जब से तालिबान सरकार में आए, पाकिस्तान में आतंकी हमले तेज हो गए, क्योंकि तालिबान आतंकी संगठन टीटीपी को न सिर्फ आर्थिक सहायता दे रहे हैं, बल्कि उनके लड़ाके पाकिस्तान में आतंक फैलाने से भी बाज नहीं आ रहे, जिसका असर यह है कि आए दिन पाकिस्तान में तहलका मच रहा है। सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने दावा किया कि कुछ दिन पहले कराची में हुए हमले में भी तालिबान के 2 लड़ाके शामिल थे, जिन्होंने पाकिस्तान में आतंक फैलाने के इरादे से टीटीपी से हाथ मिला लिया और कराची की पुलिस चौकी पर हमला बोल दिया। यानी जिस सांप को पाकिस्तान की सरकार ने पाला पोसा, वही उस पर फन फैला चुका है, जिससे निपटना शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की सेना के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। इधर बिहार के राज्यपाल के काफिले की एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। वो एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पटना से मुजफ्फरपुर जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान वैशाली जिले में उनके काफिले में चल रही दमकल विभाग की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया, जिसके बाद वो डिवाइडर को पार करते हुए दूसरी लेन में एक ऑटो से जा टकराई। इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की गाड़ी काफिले में आगे की ओर चल रही थी, इसीलिए उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि पुतिन यूक्रेन पर सबसे ताकतवर हमला कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार हमलों का जवाब दे रहे जेलेंस्की के पास अब मिसाइलों की कमी हो गई है और पुतिन इसी वक्त के इंतजार में थे कि कब जेलेंस्की का जखीरा खाली हो और वो कीव पर कब्जा जमा लें। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि जेलेंस्की ने कीव की सुरक्षा के लिए जिस डिफेंस सिस्टम को तैनात किया, उसकी मिसाइलें खत्म होने की कगार पर है। यानी अब कीव के आसमान पर लगे सुरक्षा घेरे को तोड़ना पुतिन के लिए बाएं हाथ का खेल होगा। मतलब पुतिन जब चाहे अपने लड़ाकू विमानों से वहां कहर बरपा देंगे। हालांकि अमेरिका जल्द से जल्द यूक्रेन को मिसाइल पहुंचाने की कोशिश में लगा है, लेकिन अगर पुतिन ने इस मौके को भुना लिया तो वो आसानी से यूक्रेन को हथिया लेंगे। इस बीच पुतिन के खासम खास और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने बिल्कुल सीधे सीधे पोलैंड का वजूद दुनिया के नक्शे से मिटाने की चेतावनी दे डाली। मेदवेदेव ने कहा कि अगर रूस और नेटो के बीच जंग छिड़ी तो पोलैंड कहीं का नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। असल में बीते हफ्ते ही पोलैंड के प्रधानमंत्री ने बयान दिया था कि नेटो आसानी से रूस को हरा देगा, जिस पर दिमित्री मेदवेदेव की त्योरियां चढ़ गईं और उन्होंने पोलैंड के प्रधानमंत्री को बेवकूफ बता दिया। जब से जंग छिड़ी है तब से पोलैंड यूक्रेन का मददगार बना हुआ है, इस वजह से वो रूस की दुश्मनी मोल लिए बैठा है। पोलैंड की लोकेशन काफी अहम है, वो यूक्रेन और रूस दोनों का पड़ोसी है और ऐसा पड़ोसी है जो नेटो का सदस्य है, इसलिए अगर नेटो और रूस की लड़ाई हुई तो पोलैंड का रोल बहुत अहम रहेगा। उसी बात पर पोलैंड के पीएम ने बयान दिया, लेकिन दिमित्री मेदवेदेव ने उन्हें करारा जवाब देते हुए ट्वीट किया कि जंग में कौन जीतेगा ये तो नहीं पता, लेकिन इतना तो तय है कि पोलैंड और उसके बेवकूफ प्रधानमंत्री का नामो निशान नहीं बचेगा। इधर पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के सीबीआई और ईडी की जांच के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी, जिसमें अभिषेक बनर्जी से पूछताछ का आदेश दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अगली सुनवाई तक के लिए इस फैसले पर रोक लगाई। इस मामले पर अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। उधर दिल्ली और मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी। दोनों शहरों में बीते एक हफ्ते में नए मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ गई और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली में एक हफ्ते के अंदर कोरोना से 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि मुंबई में हफ्ते भर में कोरोना संक्रमण के 28% नए केस दर्ज किए गए। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 9,111 नए मरीज सामने आए। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रहे जेलेंस्की उसके पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के फैन हो गए। पुतिन की सेना की ओर से यूक्रेन के शहरों पर किए गए घातक हमलों के बाद जेलेंस्की ने उनके मिसाइल सिस्टम की जमकर तारीफ की और यूरोप के देशों से अपनी सेना के लिए ऐसे ही खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिमांड कर डाली। असल में युद्ध के दौरान रूस के पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के घातक वार से जेलेंस्की की सेना को कई इलाकों में भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसी वजह से जेलेंस्की चाहते हैं कि उनकी सेना के पास भी ऐसे मारक हथियार हो जिनसे रूस के लड़ाकू विमानों पर सटीक वार किया जा सके और पुतिन की फौज को सबक सिखाया जा सके। पिछले साल अमेरिका ने यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान किया था, लेकिन अब तक ये खेप यूक्रेन पहुंच नहीं सकी। हालांकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन की सेना के 65 जवानों की एक टीम को पिछले मार्च में ही इसे चलाने की ट्रेनिंग दे चुका है। यानी बहुत जल्द अमेरिका से मिलने वाला ये घातक हथियार जेलेंस्की की फौज के बेड़े में शामिल होगा। वहीं यूक्रेन के रक्षा मंत्री के मुताबिक जर्मनी और हॉलैंड ने भी यूक्रेन को एक पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का वादा किया है
और जल्द ही जेलेंस्की की सेना को मिल सकते हैं। पेट्रियट दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम में एक है। इसकी मदद से एक बार में 4 मिसाइलों को दागा जा सकता है। ये इतना ताकतवर है कि बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइल और आधुनिक लड़ाकू विमान तक को ढेर कर सकता है और जंग के मैदान में हारी बाजी को पलट सकता है। यही वजह है कि जेलेंस्की जल्द से जल्द अपनी सेना को ये हथियार दिलाना चाहते हैं। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पोलैंड और हंगरी के यूक्रेन से अनाज का आयात बैन करने के फैसले पर यूरोप में बवाल हो गया, क्योंकि यूरोपियन यूनियन उनके इस फैसले को लेकर भड़क गया और साफ कर दिया कि यूरोपियन यूनियन के सदस्यों की ओर से व्यापार नीति को लेकर इस तरह की एकतरफा कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पोलैंड और हंगरी में इस बार गेहूं समेत दूसरी फसलों की बम्पर पैदावार हुई है। वहां किसानों को उम्मीद थी कि उन्हें इसका फायदा मिलेगा, लेकिन देश में यूक्रेन से सस्ता अनाज आयात होने की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जंग के बाद से ही काला सागर में रूस की नाकेबंदी की वजह से यूक्रेन के कई बंदरगाह बंद पड़े, जिसकी वजह से यूक्रेन का यूरोप के बाहर होने वाला निर्यात लगभग ठप पड़ गया। वो अपना ज्यादातर निर्यात पोलैंड के रास्ते यूरोप के देशों को करने के लिए मजबूर है। लेकिन यूरोप में कम खपत होने की वजह से यूक्रेन का अनाज बेहद सस्ती कीमतों पर निर्यात किया जा रहा है, जिसका नुकसान उन देशों के किसानों को उठाना पड़ रहा है जो यूक्रेन से अनाज आयात कर रहे हैं। दावा है कि इसलिए पोलैंड और हंगरी की सरकारों ने देश में किसानों के विरोध से बचने के लिए यूक्रेन से अनाज का आयात बैन कर दिया है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बल्गेरिया भी यूक्रेन से अनाज आयात पर बैन लगाने पर विचार कर रहा है। दावा है कि अगर ऐसे ही एक के बाद एक यूरोप के देश यूक्रेन से आयात पर प्रतिबंध लगाते रहे तो जेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस बीच अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल का टेस्ट करने के बाद किम जोंग उन के तेवर इतने तीखे हो गए कि समंदर में गोलियां ही चल गईं। उन्होंने अब समंदर में दक्षिण कोरिया को आंखें दिखा दी। दक्षिण कोरिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया की गश्त लगाने वाली एक नाव ने दोनों के बीच समुद्री सीमा ही पार कर दी, जिसे खदेड़ने के लिए दक्षिण कोरिया को पानी में गोलियां चलानी पड़ी। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में समुद्री सीमा को लेकर विवाद है। दक्षिण कोरिया ने बताया कि उत्तर कोरिया की पेट्रोल बोट आगे ही बढ़ती जा रही थी, इसलिए उसने किम जोंग उन की नाव को चेतावनी देने के लिए फायरिंग की। पिछले हफ्ते ही किम ने उत्तर कोरिया की सबसे ताकतवर मिसाइल के परीक्षण का दावा किया था। उस टेस्ट के ठीक बाद समंदर में उनकी नाव का सीमा पार करना महज इत्तेफाक हो, इस बात पर दक्षिण कोरिया को शक है। इसलिए अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने भी समंदर में मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज शुरू कर दी। सामने आई तस्वीरों में उनके जंगी जहाज इतनी तेजी से आगे बढ़ते दिखे मानो जंग वाकई छिड़ गई हो। उधर इटली के सिसिली में 2000 किलो कोकेन मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक कोकेन की कीमत 400 मिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 3600 करोड़ रुपए बताई गई, जो समुद्र के बीचों बीच तैरती नजर आई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के जवान समुद्र में पहुंच गए। उसके बाद उन जवानों ने कोकेन के पैकेट को जब्त कर उन्हें एक जहाज में रखा और उसे अपने साथ लेकर चले गए। जानकारी के मुताबिक इटली पुलिस ने कोकेन के 70 पैकेट बरामद किए, जिनकी कीमत करीब 400 मिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 3600 करोड़ रुपए बताई गई। भारी मात्रा में कोकेन कहां से आई इसका पता नहीं चल सका। इस बीच अफगानिस्तान को सुनहरे सपने दिखाकर फंसाने के प्रोजेक्ट पर चीन ने काम तेज कर दिया। चीन ने अफगानिस्तान को एक ऐसा ऑफर दिया जिससे उसकी मंशा एकदम साफ हो गई। पता चल गया कि चीन का इरादा केवल अफगानिस्तान में मौजूद लिथियम के भंडार पर कब्जा करना है, जिसके लिए उसने अफगानिस्तान को तगड़ा ऑफर दे दिया। अफगानिस्तान के खनन मंत्रालय को चीन की एक कंपनी ने ऑफर दिया कि वो अफगानिस्तान के लिथियम के खजाने को निकालना चाहती है। बदले में वो अफगानिस्तान को 1000 करोड़ डॉलर यानी करीब 80,000 करोड़ रुपए देने को तैयार है। सुनने में यह रकम बहुत बड़ी लगती है, इतनी बड़ी कि आर्थिक संकट झेल रहे अफगानिस्तान की काया पलट कर रख दे। लेकिन लिथियम के भंडार की कीमत के सामने ये रकम कुछ भी नहीं। ये हालत तब है जबकि आधिकारिक तौर पर चीन ने अब तक अफगानिस्तान की सरकार को मान्यता तक नहीं दी है। यानी जिस देश की सरकार को चीन ने अब तक मान्यता तक नहीं दी, उस देश का खजाना हड़पने के लिए चीन ने हाथ पैर मारने भी शुरू कर दिए। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब चीन ने अफगानिस्तान की सरकार चला रहे तालिबान को ऐसा कोई ऑफर दिया हो। बल्कि पेट्रोलियम के लिए तो चीन की तेल कंपनी अफगानिस्तान की सरकार के साथ डील भी कर चुकी है। उत्तरी अफगानिस्तान में कच्चा तेल निकालने की वो डील 54 करोड़ डॉलर में हुई थी, यानी भारतीय रुपयों में करीब 4500 करोड़। हालांकि उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होना अभी तक बाकी है। खबर है कि चीन की तरफ से जो पेशकश लिथियम से जुड़े सौदे पर हुई वो केवल 1000 करोड़ डॉलर की है, जबकि इस खजाने की कीमत 1 लाख करोड़ डॉलर होने का अनुमान ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दिया गया था। मतलब यह कि चीन इस खजाने को कौड़ियों के दाम पर खरीदना चाहता है।